कौन कौन सी जो हैं वो डिसीजेस हो सकती हैं। अब इनकी लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है कि वायरसेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज हो सकती हैं, बट हमने वो वाली डिस्कस करनी है जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिकली हमने HIV वायरस जो है उसका लाइफ साइकिल और एड्स जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको डिजीजेस के अंदर ये पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस जो है वो DNA वायरस है, कौन सा वायरस जो है वो RNA वायरस है, और कौन सा वायरस इनवेलप्ड है और कौन सा नॉन इनवेलप्ड है, ठीक है। सो इस चार्ट के थ्रू आपका इंशाल्लाह ये मसला तो हल हो गया है कि आपको पता चल जाएगा DNA वायरस कौन सा और RNA वायरस कौन सा। सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। पॉक्स वायरस की वजह से होती है विच इज DNA इनवेलप्ड वायरस, ठीक है। DNA भी है एंड इनवेलप्ड भी है। सेकंड नंबर पे इससे जो डिजीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास स्कार्स की फॉर्म में बाद में परसिस्ट करते हैं, ठीक है। WHO ने डिक्लेयर कर दिया था 1980s में कि ये हमारे पास इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से, बट स्टिल स्मॉल पॉक्स के केसेस कुछ आते हैं, बट ओवरऑल ये इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है। सो इनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हर्पी सिंप्लेक्स वायरस की बात करें, अगेन इट इज DNA इनवेलिड वायरस। इसके अंदर भी क्या होते हैं, वेस्कुलर लेजन्स इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यू, मोस्ट कॉमन इन द माउथ, लिप्स एंड स्किन साइड्स। आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे होंठ साइडों से पक जाते हैं, लिप्स पे माउथ जो पक जाता है, डेट इज हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होते हैं। इसकी भी अगेन वैक्सीनेशन अवेलेबल है। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस की बात करें, ये भी पोलियो वायरस की वजह से होता है, विच इज RNA नॉन इनवेलप्ड वायरस। स्फेरिकल कैप्सिड होता है, ये MCQs आया हुआ है कि पोलियो वायरस का कैप्सिड किस तरह का होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल इसका कैप्सिड होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नाउन वायरस है जो अभी हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पर्वो वायरस 20 नैनोमीटर का पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है इसके, पैरालिसिस ऑफ लिम्स करवाते हैं, एंड लास्ट नंबर पे ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिजीजेस कॉज करवाते हैं। वेस्कुलर लेजन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस जाता है वो दो तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक इन्फेक्शन करेगा इनसाइड द बॉडी, एक इन्फेक्शन करेगा आउटसाइड द बॉडी। अब जो इनसाइड द बॉडी जितने भी वायरसेस हैं वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वो या तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ जाके जो है वो ब्लड के अंदर कोई ना कोई मसला करते हैं, या फिर हमारी इम्यूनिटी के साथ कोई ना कोई मसला करते हैं जिसकी वजह से डैमेज होता है। अब जो हमारे आउटसाइड द बॉडी कॉज करते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर लेगिन करते हैं। स्किन के ऊपर लेगिन का क्या मतलब है, स्किन का वो वाला एरिया इन्फ्लेम करते हैं, उसके अंदर पस बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर लेगिन। वेस्कुलर लेगिन का मतलब है हमारे बाहर स्किन के ऊपर आपको पता है ना कैपिलरीज मौजूद है, कैपिलरीज है तो वहां पे क्या होता है हमारे पास ब्लड भी आ जाता है और इसके अलावा वहां पे पस भी बन जाती है। तो एक इस तरह का पूरा ऊपर पोस्ट्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ना, आमतौर पे वो जो दाने बन जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जिसके अंदर पस मौजूद होती है, ये वो वाली वो लीजन्स कॉज करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर लीजन्स का, जो हमारी बॉडी के ऊपर ये स्किन के ऊपर बनाता है। अच्छा, इसके बाद आ गया आपके पास पोलियो वायरस। पोलियो वायरस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, बिकॉज ये मोस्टली पोलियो वायरस वहां पे होता है जिन एरियाज के अंदर माल न्यूट्रिशन होती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जिन लोगों को यानी खास तौर पे जो पुअर फैमिलीज होती हैं जिनको खाने को बहुत कम मिलता है तो उनके बच्चे वीक पैदा होते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत मेजर फैक्टर होता है कि उनके लिम्स की पैरालिसिस होती है, उनकी जो टांगे और जो हाथ हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं और वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते। समटाइम ये जो रिच पीपल है उनके अंदर भी हो सकता है, बट मेजर फैक्टर इसमें माल न्यूट्रिशन होता है। प्रॉपरली मदर ने जो है वो न्यूट्रिशन नहीं ली होती, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिली होती, जिसकी वजह से ये वायरस अटैक करता है, ठीक है। इसकी भी वैक्सीनेशन अगेन अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास आ गया हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस B, A, C, D, E, इवन F, G, यहाँ तक हेपेटाइटिस वायरसेस आ चुके हैं। हेपेटाइटिस B वायरस जिसको हम सीरम वायरस भी कहते हैं, DNA इन्वेलप्ड वायरस है, हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से होता है। एक्यूट और क्रोनिक फेज, दो इसके फेज होते हैं। एक्यूट के अंदर ये वॉमिटिंग, येलो स्किन, टायर्डनेस, डार्क यूरन, एब्डोमिनल पेन, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये चीजें क्रिएट करता है, ये सिम्टम्स आते हैं। और क्रोनिक के अंदर आपका लिवर कैंसर हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, जॉन्डिस वगैरह हो जाती है, ये आपके क्रोनिक सिम्टम्स हैं। अब इनमें वॉमिटिंग आपको पता है जो हम क्या करते हैं जो उसको कहते हैं येलो स्किन, आपकी जो पेल कलर हो जाता है आपका रेडिश या
वो वाला कलर नहीं रहता, व्हाइट भी नहीं रहता, आप बिल्कुल पेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जॉन्डिस हुई होती है, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी का कलर पेल हो जाता है। टायर्डनेस होती है, डार्क कलर का यूरिन बनता है, एब्डोमिनल पेन, फटीग, थकावट रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती। ठीक है। लिवर कैंसर हो सकता है आपका, सिरोसिस हो सकती है। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि आपका लिवर जो है वो जिगर जो है आपका सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लिवर का फंक्शन खत्म हो जाता है। इसके अलावा जॉन्डिस हो सकती है, वो हो जाती है आपको। इसकी भी अगेन वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ये हमारे पास बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज की वजह से होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करें, ये मोस्टली बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस है, और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, और अक्यूट फेज में बहुत ज्यादा ये मेजर रोल प्ले करता है आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने में। ये भी अगेन आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, पोलियो वायरस की तरह। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड जॉन्डिस ये कॉज करता है, और ये वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है। ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है बॉडी में, और ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। उसके बाद आगे आपके पास हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करिए, ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। क्रोनिक फेज में मोस्टली ये हमारी बॉडी में ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी को, एक्यूट फेज में कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये एक्यूट फेज में बहुत ज्यादा लीथल होता है, जबकि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये क्रोनिक फेज में बहुत ज्यादा लीथल होता है। तो ये फीवर, डार्क कलर यूरिन, एब्डोमिनल पेन, येलो स्किन, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर कोज करता है, और इसकी कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हेपेटाइटिस डी वायरस आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, ये भी क्रोनिक फेज की तरह हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से या बी वायरस की वजह से, और ये सिरोसिस वगैरह कॉज करता है, और इसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ई वायरस की बात करें, ये आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है, ये जो है हमारे पास, इसके भी साइन हेपेटाइटिस ए वायरस एक्यूट की तरह के हैं। मतलब आपके क्या होता है, हमारे पास नोजिया होती है, वोमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, ये सारी चीजें होती हैं, और इसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे हेपेटाइटिस के वायरसेस होंगे। सो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो सबसे लीथल है, तो डेट इज हेपेटाइटिस सी वायरस, बिकॉज इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गया इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेजरली आपके जो है स्नीजिंग, आपके रनी नोज, आपको फ्लू बहुत ज्यादा होता है, हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट वगैरह होता है। इसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है, बट इफेक्टिव कम है। मीजल एंड मम्स की बात करें, ये पैरामिक्सो वायरस की क्लास के दोनों मेंबर्स हैं। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, इसके अंदर भी रनी नोज होता है, कफ होती है, फीवर, रेड रैशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, रेड आइज हो जाती हैं, हेडेक, मसल पेन, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। इसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। लास्ट नंबर पे आपके पास है एड्स। एड्स जो है हमारे पास आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, एचआईवी की वजह से होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, और इसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मौजूद है, इसकी कोई खास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सर अपॉर्चुनिस्टिक वेस्कुलर लेजन क्या? इनसाइड ब्लड के लेवल कहाँ पे होता है? जी, जो वेस्कुलर लेजन है इनसाइड द बॉडी ब्लड के लेवल कहाँ पे होता है? वेस्कुलर लेजन का बेसिकली मकसद, ये वेस्कुलर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल से रिलेटेड होती है। तो इट कैन बी ऑन स्किन या इनसाइड द बॉडी। स्किन के ऊपर भी कैपिलरीज मौजूद होती है, तो स्किन के अंदर अगर लेजन कॉज करेगा तो साथ ही आपकी वेस्कुलर टिश्यू भी डैमेज होगा, यानी आपकी कैपिलरीज भी डैमेज होगी, उसकी वजह से भी लेजन हो सकती है। या इनसाइड द बॉडी भी हमारे पास किसी भी ऑर्गन के ऊपर ये लेजन्स हो सकती है, जहां भी कैपिलरी, आर्टरी या वेन डैमेज होगी वहां पे ये लेजन क्रिएट होगी। ठीक है। सर ये जो सर किरोसिस स्पेलिंग यही है, ये एचसीवी और एचबीवी क्या लिखा हुआ है? हेपेटाइटिस सिरोसिस, जी जी सिरोसिस ये। किरो- अच्छा, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। और सीरम और इन्फ्यूजन क्यों लिखा है, अच्छा, सीरम और इन्फ्यूजन क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, सीरम वायरस इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मेन जो आपके पास हेपेटाइटिस जो बी वायरस है, इसका मेन एक्सचेंज जो आपके बॉडी फ्लूइड से होता है। बॉडी फ्लूइड से मुराद ये है कि आपके ब्लड से हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से मुराद ये है कि आपके जो है वो यूरिन वगैरह, आपके इन चीजों से जितनी बॉडी फ्लूइड है उनसे हो सकता है। सो मेन इसका एक्सचेंज जो है या इसका ट्रांसमिशन का जो मेन पर्पस है या मेन जो मोड है, वो आपके इन्फ्यूजन सॉरी फ्लूइड जो है बॉडी के, वो वाले होते हैं। इस वजह से इसको हम सीरम वायरस कहते हैं,
कि जो ब्लड के अंदर जाके या ब्लड के थ्रू, ब्लड के कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, इसलिए इसको सीरम वायरस कहते हैं। जबकि इन्फ्यूजन वायरस इसको इसलिए कहते हैं कि एक तो जब हम ब्लड को लेके ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरे के अंदर, तब ये बेसिकली इसकी वजह से होता है, और दूसरा हमारे पास ये सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट होता है उसकी वजह से भी होता है। तो इसलिए इसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इन्फ्यूजन वायरस, कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, तो अगर पहले किसके अंदर वायरस होगा तो उसकी वजह से ये आपके पास नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस जो है वो कॉज करेगा। अच्छा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और ऑटो इम्यूनिटी, दो चीजें रहेगी। ऑटो इम्यूनिटी का ये मतलब होता है आपकी बॉडी जब अपने ही किसी ऑर्गन के खिलाफ, अपने ही किसी बॉडी पार्ट के खिलाफ या अपने ही किसी बॉडी के मॉलिक्यूल के खिलाफ खुद ही इम्यूनिटी क्रिएट कर दे, उसको हम नाम देते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल ऑटो इम्यूनिटी की क्या है? एलर्जी। एलर्जी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप कोई टैबलेट लें, आप कोई चीज लें, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। अब इम्यूनिटी प्रोड्यूस होने से क्या होता है, आपकी बॉडी अपने ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ एक खास तरह की एंटीबॉडीज बना देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। समटाइम आप कोई डस्ट अंदर लेके जाएं, समटाइम आप कोई टैबलेट लें, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। बेसिकली वो टैबलेट की वजह से नहीं बने, बल्कि आपकी बॉडी ने आपकी अपनी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बना दी हैं, जिसकी वजह से उसके रिस्पॉन्स की वजह से आपकी बॉडी में एलर्जी हुई है। लेकिन वो ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी होती है, वो इतनी सीवियर नहीं होती जिससे आपकी डेथ हो। कुछ सीवियर होती है ऑटो इम्यून डिजीज, बट ये जो एलर्जी से रिलेटेड और ऐसी डिजीज होती हैं, ये इतनी सीवियर नहीं होती जिससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट हो सके। यहाँ जो ऑटो इम्यूनिटी की बात की हुई है हेपेटाइटिस ए वायरस में, उसमें सबसे मेजर चीज यही है कि आपकी जब ये हेपेटाइटिस ए वायरस जाता है, तो आपकी अपनी बॉडी के पार्ट के खिलाफ, यानी आपके खास तौर पे लिवर के खिलाफ और इन चीजों के खिलाफ अपनी ही एंटीबॉडीज बना देता है, जो आपके अपने ही ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी इंड्यूस हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसे तमाम ह्यूमन बींग्स, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पहले से कोई इन्फेक्शन मौजूद होता है, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। एचआईवी वायरस उन लोगों के अंदर ज्यादा इन्फेक्ट करता है जिनको पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस। अब आपने सुना होगा कोरोना वायरस जो हेल्दी पीपल है उनमें कम इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल होता है, उनके अंदर इम्यूनिटी जल्दी क्रिएट होती है। जबकि जिन लोगों को पहले से हार्ट की डिजीज होती है स्पेसिफिकली, उन लोगों के अंदर कोरोना ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि उनके अंदर पहले कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना उनके अंदर जाके ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है कि जो उन लोगों के अंदर ज्यादा इफेक्ट करता है जिनको पहले से कोई डिजीज मौजूद होती है। ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन को हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी की वजह से वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जी, हेपेटाइटिस ए वायरस स्पेसिफिकली जो आपकी बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज है उसकी वजह से होता है, यानी स्पेसिफिकली ब्लड के ट्रांसफ्यूजन या फिर आपके यूरिन के साथ कांटेक्ट या और ऐसी किसी वजह से, उसकी वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी के और भी मोड है, स्पेसिफिकली सिर्फ जो है वो बॉडी फ्लूइड की वजह से नहीं होता, दूसरे भी मोड हैं। तो उसकी इसकी वजह से इसको हम इन्फ्यूजन वायरस कहते हैं, कि जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू ये फैलता है। ठीक है। सो ये आपके पास जनरल चीजें होगी। इसके बाद आपके पास आ गया रिट्रोवायरस और एड्स। रिट्रोवायरस हम बात करते हैं, अच्छा और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? ठीक है। रिट्रोवायरस हम बात करते हैं, आरएनए ट्यूमर वायरसेस होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि ट्यूमर की प्रोडक्शन, और जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये रोडेंट्स वगैरह या फिर हमारे पास फाउल और कैट्स वगैरह, उनके अंदर ये मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे मेजर एग्जांपल जो एचआईवी वायरस विच इज रिट्रोवायरस एंड इन्वेलप्ड होता है, आरएनए वायरस है। अच्छा, ओंकोवायरस जो कि हमारे पास रिट्रोवायरस की एक क्लास है, इसको हम बात नाम देते हैं लेंट वायरसेस का भी नाम देते हैं। स्फेरिकल होते हैं, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है, इन्वेलप्ड होते हैं होस्ट मेम्ब्रेन से, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके अंदर मौजूद होता है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मींस इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने समझना, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली हमने एक मेथड पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये होता है, ये आपके पास डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। अब डीएनए का एक मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, यहां से ओपन होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मेथड रिवाइज करवा सकूं, यहां से ओपन हुआ और इसने क्या किया जी, यहाँ पे इसके साथ का आपका आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देता है, अपने जैसा आरएनए बना देता है, अपने ऑपोजिट जो है वो बेसिस को लेके, जिसमें यूरासिल मौजूद होती है आरएनए के अंदर। इस प्रोसेस को, जिसमें एक डीएनए से एक आरएनए बनता है, इसको हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। यानी ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ये है कि एक डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट से इस तरह का आरएनए बनाना जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन प्रिपेयर करनी है, वो आरएनए बना देने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके पास एक आरएनए का पार्ट मौजूद है, उस आरएनए के पार्ट से डीएनए बना देना, इस चीज को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बन जाना, वायरल डीएनए का बन जाना, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिट्रोवायरसेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मौजूद होती है प्रोसेस। होस्ट सेल को ये भी इन्फेक्ट करता है, इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम एज अ प्रोवायरस एंड इट पासिस टू द प्रोजनी सेल एंड फॉर्म द कैंसर सेल्स। अच्छा, ये अगेन प्रोवायरस या प्रोफेज एक ही बात है। प्रोवायरस हम इस केस में कह रहे हैं, प्रोफेज हम बैक्टीरियोफेज की केस में बात की थी, ठीक है। ये दोनों एक ही चीजें, सिर्फ फर्क ये है कि वो बैक्टीरियोफेज के लिए स्पेसिफिक वर्ड है और ये दूसरे वायरसेस के लिए स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है। एड्स आ गया, होस्ट स्पेसिफिक डिजीज है, 1986 के अंदर इसको नेम किया था एचआईवी वायरस की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन एड्स जो है किसकी वजह से होती है, टी लिम्फोसाइट पे जाके अटैक करते हैं। और उसके बाद इसमें स्पेसिफिकली मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिक ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर ये मोस्टली प्रॉब्लम हो सकती है। सो डिफरेंट इसके जो है वो स्प्रेड के वे हैं। प्रिवेंशन क्या हो सकती है, हम जो सिरिंजेस वगैरह हैं जो पहले यूज हो चुकी हैं उनको अगेन यूज ना करें, उनकी शेयरिंग कम करें, होमोसेक्सुअलिटी को प्रोहिबिट करें, स्क्रीनिंग द ब्लड प्रोडक्ट्स, स्टेरलाइज नीडल को यूज करें, वैक्सीनेशन वगैरह इसकी जो है कुछ केसेस में अवेलेबल होती है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसकी आ चुकी है, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक मींस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, कि जो सिर्फ होस्ट के अंदर डिवाइड करेगा, उसके अंदर और किसी होस्ट, होस्ट स्पेसिफिक का एक और भी मतलब ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर सिर्फ डिजीज कॉज करता है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि मंकीज के अंदर ये डिवाइड तो करते हैं बट मंकीज के अंदर डिजीज कॉज नहीं करते। सो ये डिजीज सिर्फ ह्यूमंस के अंदर कॉज करते हैं। जो एचआईवी वायरस है, ये डिजीज किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके नहीं कॉज कर सकता। मंकीज के अंदर चले जाते हैं एचआईवी वायरसेस, वहां पे डिवाइड भी कर जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके डिजीज कॉज नहीं करते। तो ऐसे वायरसेस जो किसी खास होस्ट के अंदर सिर्फ डिजीज कॉज करें, उन्हें हम नाम देते हैं होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। जिस तरह ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का वर्ड पढ़ा था। उसके बाद इन्फेक्शन साइकिल की बात करें, वो हम आगे साइकिल देखते हैं। ये इसका साइकिल है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें आपने एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो है वो जेन में रखना है। अगेन सबसे पहले आपके पास एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस का आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। इसके अंदर अगेन क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं और किस तरह जो है वो ये बॉडी के अंदर आता है। सबसे पहले इट इज अ रेट्रोवायरस, तो इसके अंदर आरएनए मौजूद होते हैं, आरएनए वायरस है। और उसके बाद आप देखिए इसके अंदर इन्वेलप भी मौजूद है और इसके अंदर कैप्सिड भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने चीजें देखनी है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइक्स मौजूद हैं, ये आपको साइड पे नजर आ रहे हैं। जैसे ही आता है, ये ह्यूमन का टी सेल है जिसको हम CD4 सेल कहते हैं। CD4 सेल के अंदर ऊपर ये CD4 रिसेप्टर मौजूद है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये दाने दाने, ये इनको हम नाम देते हैं CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, इसको टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर मौजूद है। ये CD4 जो रिसेप्टर मौजूद हैं ये डिटेक्ट करते हैं इस वायरस को। सो ये वायरस इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, अपने स्पाइस के थ्रू इसके ऊपर आके अटैच हुआ। सबसे पहले फ्यूजन हुई, उसके बाद अटैच हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, इस वायरस ने अपना जो है वो रिलीज किया, एंजाइम रिलीज किया और मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए अंदर आ गया, ठीक है। जब हमारे पास एचआईवी वायरस अंदर आया, वहां पे आके उसने अपना आरएनए अलग कर दिया। आरएनए उसने अलग किया, उसके बाद उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है एचआईवी के अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये अपना डबल जो स्ट्रैंडेड है वो हमारे पास बना देता है, डीएनए बना देता है। वायरल डीएनए बन गया। वो जो वायरल डीएनए बना है इसके थ्रू, उसके थ्रू ये अपना वायरल डीएनए जो है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है, होस्ट सेल के यानी टी सेल की न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर गया, इसकी मशीनरी के साथ जाके इसने मूव किया और क्या किया, हमारे पास नए डीएनए काफी सारे बना दिए। ठीक है, अब जो वायरल डीएनए जो है, 1 मिनट, ये कोई एडमिट होना चाह रहा था। ओके, अच्छा, वायरल डीएनए जो है वो आपके पास नई वायरल डीएनए बन गई। नए वायरल डीएनए जो है न्यू वायरल आरएनए के अंदर फॉर्म हुए, यानी डीएनए से आरएनए बना थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो आरएनए है वो आरएनए एक जगह इकट्ठे हुए, उसके गिर्द कैप्सिड इकट्ठा हुआ और आपके पास न्यू वायरल आरएनए के गिर्द प्रोटीन जमा हुई और नया वायरस बन के रिलीज हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। नंबर 1, you have to remember each and every step of this cycle। हर साइकिल का हर स्टेप नंबर आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, सेकंड नंबर पे क्या हुआ, क्या क्या चीजें अंदर हुई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज पता होना चाहिए वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पर्पस ये है कि वायरल आरएनए को वायरल डीएनए बनाना है। ये वर्ड आपने दोनों याद रखने कि वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, उसके बाद वो जो वायरल डीएनए है, अब यहाँ पे याद रखना है कि वायरल डीएनए ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर और इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के डीएनए के साथ और दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, न्यू वायरल आरएनए इज यूज्ड एज द जीनोमिक आरएनए टू मेक वायरल प्रोटीन। अब यहां से जो आरएनए बना है, यानी यहाँ पे ये डीएनए तो ट्रांसक्राइब हो गया, अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाता है। ये जो वायरल आरएनए है ये अपनी मशीनरी को यूज करते हुए, सॉरी, यही वायरल आरएनए जो है होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए, होस्ट के राइबोसोम को यूज करते हुए अपने लिए प्रोटीन बनाएगा। यानी इसने प्रोटीन जो बनानी है वो भी होस्ट के अंदर जाके बनानी, प्रोटीन भी पहले से मौजूद नहीं है। जो इसने कैप्सिड बनाना है, जो कैप्सोमेयर बनाने हैं, वो भी हमारे पास टी सेल के जो राइबोसोम मौजूद है उसके अंदर जाके बनाने। अब वो जो प्रोटीन बनी है उन प्रोटीन ने और इस आरएनए ने इकट्ठा होना है और अब उसके गिर जमा हो जाना है और असेंबल होके उन्होंने एक नया वायरस जो है वो बना देना। ठीक हो गया। सो ये सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू हमारे पास एचआईवी वायरस डिवाइड करता है और आगे मूव करता है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस। होप सो कि आपकी बेसिक चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। तो इसमें मजीद जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग अपने जो है अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था, मैं शायद मिस कर गया हूँ, ओंको वायरस और रिट्रो वायरस में डिफरेंस, ये आया था। बेसिकली ओंको वायरस जो है मैंने आपको पहले बताया था, ओंको वायरस और रिट्रो वायरस में फर्क ये है कि रिट्रो वायरस एक बड़ी क्लास है, ओंको वायरस उसकी सब क्लास है। ठीक है, सो ये इसका बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, टाइम भी हो गया आपका। तो कोई आपका मजीद क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम जो है बैक्टीरिया वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको भी एक हल्की सी रीड दे के आइएगा। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज।